हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं अंकुर द्विवेदी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग ने पिछली इंडियन पॉलिटी की क्लास में हम लोग ने चैप्टर यूनियन एंड टेरिटरीज को ख़त्म किया था, जो कि आर्टिकल नंबर 1, 2, 3, 4 के अंदर आता है। बच्चों, जब हम आपको आर्टिकल 1, 2, 3, 4 बता रहे थे, साथ ही में मैंने आपको ये भी बताया था जब हम लोग के स्टेट्स का फॉर्मेशन हो रहा था तो इंडिया में कुछ स्टेट्स हैं वो आज़ादी के बाद जुड़े हैं। कौन से? कुछ स्टेट्स हैं जो आज़ादी के बाद जुड़े हैं। जैसा कि एक आपको मैंने एग्जाम्पल बताया था, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, एक ऐसे हो गया हम लोग का सिक्किम हो गया, पुडुचेरी हो गया, ये सारे चीज़ हो गए। तो बच्चों, जो आज की क्लास हम लेके आए हैं वो इसी आर्टिकल के अंदर थोड़ा एक स्पेशल टॉपिक को कवर करता है। और आज की क्लास बेटा हम लोग की 3 सेगमेंट में 3 अलग अलग क्लासेस में डिवाइड होगी। आज की क्लास में बच्चों हम लोग कवर करेंगे स्पेशल स्टेटस, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस और स्पेशल प्रोविजन ऑफ स्टेट्स। तो आज की क्लास बच्चे जो हम लोग शुरू करेंगे वो ये है स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल 370 एंड एब्रोगेशन। बच्चे, ये अभी समय बिल्कुल करंट का टॉपिक है। जैसे अभी आपको पता होगा कल महबूबा मुफ्ती परसों जब उनके ऊपर UAPA के तहत उनको डिटेंशन में किया हुआ है और अभी वो परसों ही निकल के आई है जेल से, तो उन्होंने आते ही ये लाइन बोली कि मैं आर्टिकल 370 को रिस्टोर करके रहूंगी। तो बच्चों, ये आर्टिकल जो 370 है बेटा, ये चैप्टर नंबर 1 का ही हिस्सा है, यूनियन एंड टेरिटरी का ही हिस्सा है, पर जम्मू एंड कश्मीर का एक इसको विशेष दर्जा प्राप्त हुआ था। पर बच्चों 2019 में जब आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया गया तब इसके सारे फीचर्स खत्म हो गए। पर क्योंकि एक स्टूडेंट को सारे तरीके से, सारे एंगल से सब चीज़ को जानना जरूरी होता है, तो बच्चे आज की क्लास हम लोग डिवाइड करते हैं। सबसे पहले पार्ट वो है स्पेशल प्रोविजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल नंबर 370 एंड व्हाट हैज चेंज इन लास्ट 1 ईयर। ये मैंने बेटा अलग से करंट में जो अभी स्टेटमेंट्स चल रहे हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, इसको ध्यान में रखते हुए मैंने इसको देखा हुआ है। ठीक, चलिए इसको लीव इट ऑन, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं हम लोग को क्या देखना है। और ये हम लोग आज की क्लास जो स्टार्ट करेंगे बच्चों, देखो होता क्या है बेटा, जो इंडिया के स्टेट्स हैं, सॉरी, जो बच्चे इंडिया के स्टेट्स हैं, बच्चे जो इंडिया के स्टेट्स हैं, बच्चे उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो होते हैं हम लोगों के जिन स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस दिया गया है। एक स्टेट्स होते हैं जिसको स्पेशल स्टेटस दिया गया है, एक स्टेट्स होते हैं जिनको स्पेशल कैटेगरी बोला जाता है, जिनको बोला जाता है हिंदी में विशेष राज्य का दर्जा। और बेटा हम लोग की कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट है जो स्टेट्स हैं जिनके लिए स्पेशली प्रावधान दिए हैं कि हम लोग का स्पेशल प्रोविजन ऑफ स्टेट्स। क्या है? स्पेशल प्रोविजन ऑफ स्टेट्स। बच्चों तीनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों अलग अलग टॉपिक्स हैं। करंट में स्पेशल स्टेटस को ग्रांट करने वाला इंडिया में कोई स्टेट है? करंट में नो, एक भी नहीं है। पहले था? हाँ था, सिर्फ एक, और वो था जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर हो गया? तो हम लोग आज की क्लास में स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात करेंगे। फिर आता है स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स। बेटा स्पेशल कैटेगरी के अंदर उन स्टेट्स को रखा गया था जो स्टेट्स मान लीजिए शुरुआत से जब उनका फॉर्मेशन हुआ था तो उनकी आर्थिक स्थितियां कमजोर थी, दे आर फाइनेंशियली नॉट वेरी रिच, उनके पास इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके लिए एक स्पेशल पैकेज का अनाउंस किया था 5th 5 ईयर प्लान में। बेटा कब किया था? 5th 5 ईयर प्लान के अंदर। बच्चे इसी को हम लोग बोलते हैं गडगिल फॉर्मूला। इसी को क्या बोलते हैं? गडगिल फॉर्मूला। बच्चे इसमें 2014 तक, जब तक कांग्रेस की सरकार थी, बच्चे इसके अंदर 11 स्टेट्स आते थे। कितने आते थे? 11 स्टेट्स। पर अब एक भी नहीं है। जैसे ही 2015 में बीजेपी की सरकार आई, वो नीति आयोग को लेके आए, इन्होंने स्पेशल प्रोविजन को भी क्या कर दिया?
खत्म कर दिया। एक चीज जान लीजिएगा, क्या जितने भी स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स हैं बेटा, इनका आर्टिकल्स में कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया है। दे आर नॉट मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स। क्लियर हो गया। अब थर्ड कैटेगरी आती है स्पेशल प्रोविजन ऑफ स्टेट। बेटा ये स्पेशल प्रोविजन ऑफ स्टेट आर्टिकल 371 से 371 जे तक आते हैं। इनका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है, ये आज भी वर्क कर रहे हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी हम लोग का यूपी पीसीएस में आया था। क्या था? यूपी पीसीएस। और बेटा इसमें 371 जे के बारे में पूछा गया था, तो वो किससे रिलेटेड है, वो किस स्टेट से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आया था। तो बच्चे आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये क्या था, कैसे लगा, आइए इसकी कहानी को हम लोग बारी बारी से डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। चलते हैं बच्चे, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये क्या होता है स्पेशल स्टेटस। ये जानने से पहले थोड़ा बच्चे जम्मू एंड कश्मीर की कहानी सुन लेते हैं। क्या सुन लेते हैं? जम्मू एंड कश्मीर की कहानी। बच्चों आपको याद होगा माउंटबेटन प्लान, 3 जून 1947, बिल्कुल याद होगा। बच्चों माउंटबेटन प्लान के अंदर ये बात बोली गई थी ना कि जो स्टेट्स को इंडिया से ज्वाइन करना है वो इंडिया को ज्वाइन कर ले, जो स्टेट को पाकिस्तान को ज्वाइन करना है वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले, और जिन स्टेट्स को इंडिपेंडेंट रहना है वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। बिल्कुल सही। अब बताओ, जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, ये 3 ऐसे प्रिंसली स्टेट थे बेटा, इन्होंने इंडिपेंडेंट रहने की इच्छा जताई थी। जूनागढ़ इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, हैदराबाद पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था, और जम्मू एंड कश्मीर इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। ये कंडीशन थी। तो मतलब जब हम लोग की कंट्री इंडिपेंडेंट हुई, देन J&K वाज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, तब ये भारत का हिस्सा नहीं था। क्लियर हो गया। At that time of independence, J&K was ruled by Maharaja Hari Singh. Who is the ruler? महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह जम्मू एंड कश्मीर को रूल कर रहे थे। देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? बेटा जैसे ही आज़ादी आई, जैसे ही इंडिपेंडेंस हुआ, पाकिस्तान एक अलग डोमिनियन बन गया, इंडिया एक अलग डोमिनियन बन गया। आपने ये कहानी सुनी होगी, कहानी नहीं एक्चुअल घटना थी। बेटा पाकिस्तान की आर्मी ने J&K के ऊपर अटैक कर दिया था, ये सोच के कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर को हम लेके रहेंगे। और जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में कश्मीर ना इंडिया का था ना पाकिस्तान का था। फिर से एक्चुअल में माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर ना इंडिया का पार्ट था ना पाकिस्तान का था, वो इंडिपेंडेंट था। पाकिस्तानियों ने क्या किया? अपनी मिलिट्री भेज के कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर अटैक करना चाहा। उस कंडीशन में क्या हुआ बेटा, जो J&K के राजा थे, राजा हरि सिंह, बच्चे कौन थे? राजा हरि सिंह, ये दौड़ते हुए आए थे। ये दौड़ते हुए आए थे किसके पास? नेहरू जी के पास। नेहरू जी कौन थे? उस समय इंडिया के पीएम थे। नेहरू जी के पास आए थे और उन्होंने बोला था प्लीज हेल्प मी, आप मेरी रक्षा करिए। अब एक चीज बताओ, नेहरू जी के पास आए थे क्या मांगने? हेल्प मांगने। किससे हेल्प मांगने के लिए? कि भैया इधर हम पे पाकिस्तान ने अटैक किया हुआ है, हमको बचा लीजिए, हमको पाकिस्तान ने हमला किया हुआ है, हमको बचा लीजिए। अब एक चीज देखिए, आदमी जब हेल्प मांगने आता है किसी के पास तो आदमी झुका हुआ होता है ना कि प्लीज हमें हेल्प कर दीजिए, कैसे भी कर दीजिए। नेहरू जी ने अपनी बात रखी कि आप इंडिया को ज्वाइन कर लो। क्या कर लो? इंडिया को ज्वाइन कर लो। अगर आप इंडिया को ज्वाइन करोगे तो हम आपकी हेल्प करेंगे। आप इंडिया को ज्वाइन करोगे तो हम आपको क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। ठीक। अब हुआ क्या, राजा हरि सिंह ने एक कंडीशन रख दी। क्या रख दी? कंडीशन। क्या कंडीशन रख दी? इन्होंने कंडीशन ये रख दी, हम इंडिया को तो ज्वाइन कर लेंगे पर जम्मू एंड कश्मीर को आपको विशेष राज्य का दर्जा देना पड़ेगा, स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स की लिस्ट में डालना पड़ेगा, जिसको आर्टिकल नंबर 370 के अंदर रखा गया है। किसके अंदर रखा गया है? आर्टिकल 370 के अंदर रखा गया है। पर बच्चे मेरे आज तक एक बात ये समझ नहीं आती, बच्चे अपनी टर्म्स एंड कंडीशन कौन रखता है?
एक आदमी हेल्प मांग रहा है, एक आदमी हेल्प कर रहा है। बेटा जो हेल्प मांगता है क्या वो अपनी कंडीशन रखने के फेवर में होता है? नहीं होता है। तो अगर आज नेहरू जी ने उस टाइम पे चाहा होता या थोड़ी स्ट्रिक्टनेस दिखाई होती तो आज आर्टिकल 370 या स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होता ही ना। जम्मू एंड कश्मीर एक इंडिया का इंडिपेंडेंट स्टेट होता। पर यह बात आज तक मेरे समझ नहीं आई कि कोई आपसे हेल्प लेने आया है, आपने उसके सामने कंडीशन रखी और उसने हेल्प दे मांगते मांगते भी कंडीशन रख दी कि नहीं हम आपके साथ तभी वो काम करेंगे जब आप हमारी कुछ शर्तें मानेंगे। ये बात मेरे आज तक समझ नहीं आई। क्लियर हो गया बच्चे? तो ये जम्मू एंड कश्मीर की कहानी थी। पर अब एक चीज यहां पे और आपको जानना होगा, जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा हरि सिंह उन्होंने नेहरू के साथ जो संधि साइन की थी बेटा, उस संधि का, उस ट्रीटी का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या था नाम? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। बेटा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से ही जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का क्या था? पार्ट था। अब इसके अंदर क्या निकला था? जो इसके अंदर बेसिक पॉइंट था, इसके अंदर बेटा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अंदर बेसिक ये था, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, कम्युनिकेशन। डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन को छोड़ करके इंडिया के पार्लियामेंट का कोई भी प्रोविजन जम्मू एंड कश्मीर पे लागू नहीं होगा। वो लागू तभी होगा जिसको जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली पास कर दे। फिर से बेटा आज पूरे इंडिया में जो पार्लियामेंट से रूल बनता है और जो रूल सेंटर की लिस्ट में आता है यानी केंद्र की लिस्ट में आता है बेटा, वो बाय डिफॉल्ट पूरे इंडिया में लागू हो जाता है। पर बेटा जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल इसीलिए था क्योंकि उसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लागू नहीं होते थे। सिर्फ डिफेंस को, एक्सटर्नल अफेयर्स यानी पासपोर्ट और टेलीकम्युनिकेशन यानी मोबाइल और नेटवर्क, ये सारी चीजें, इसको छोड़ के और अगर आपको जम्मू कश्मीर के लिए कोई रूल बनाना है, कोई रेगुलेशन बनाना है तो बच्चे उस रूल को पार्लियामेंट पास करेगा। उसके बाद उस बिल को जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली पास करेगी। जब असेंबली पास कर देगी तो वो रूल जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लागू होगा। इस ट्रीटी को बोलते थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। बेटा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था हम लोग का 1950 के आसपास। बेटा इसके अंदर स्लोली बहुत सारे अपडेट्स होते गए। एक अपडेट आया 50 में, एक आया 54 में। तो बेटा ये जो अपडेट्स ये हुए, इसमें इंडिया की पावर्स बढ़ती गई, इंडिया की पार्लियामेंट्स की पावर बढ़ती चली गई। ठीक, इससे क्या हुआ कि अब सेंटर के रूल स्लोली अब J&K में लागू होने लगेंगे। बट बहुत सारे फीचर्स आज भी नहीं लागू होंगे। वो लागू तब होंगे जब उसको जम्मू एंड कश्मीर की कौन पास कर देगा? असेंबली पास कर देगी। क्लियर हो गया? अब देखो बेटा इसका साइड इफेक्ट क्या होता था और इसका साइड इफेक्ट क्या हो रहा है, आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा बेटा, देखिए था क्या, जो आर्टिकल नंबर 370 था बेटा, आर्टिकल नंबर 370 अपने आप में ही एक कॉन्स्टिट्यूशन की लिस्ट थी। ये अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशन था। क्या था? अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशन था। और ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए अलग अलग इसने प्रोविजंस बना रखे थे। तो बच्चे यही रीजन होता था जब इंडिया का पार्लियामेंट कोई भी रूल या लॉ बनाता था, वो आर्टिकल 370 की वजह से J&K के बाहर स्टॉप हो जाता था। अब इस रूल को J&K की असेंबली में पास कराना है। अगर असेंबली ने पास करा तो ये रूल J&K में अप्लाई होगा, अगर नहीं किया तो नहीं अप्लाई होगा। मतलब समझ गए? देश के अंदर भी देश। आज आपने कभी ऐसा सुना है
न्यू दिल्ली पार्लियामेंट ने कोई कानून पास किया, उसको यूपी की अगर विधानसभा ने नहीं पास किया तो वो लागू नहीं होगा। ऐसा नहीं होता बेटा। जो सेंट्रल लिस्ट के अंदर प्रोविजन होते हैं वो बाय डिफॉल्ट पैन इंडिया एप्लीकेबल होते हैं, पर यहाँ पे आर्टिकल 370 की वजह से ये पॉसिबल नहीं था। वहाँ की असेंबली से हम लोग को क्या कराना पड़ता था? पास कराना पड़ता था। ये आपने 370 का एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज समझिए। अब देखिए हुआ क्या, अब देखिए हुआ क्या बेटा। आपको पता है ना जे एंड के में बेटा जब ये ओरिजिनल था, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस, बिफोर पार्टीशन, तो बेटा वहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी और ये सारी चीज़ें ज़्यादा रहा करती थी। बट आप करंट में देखेंगे तो जे एंड के में मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा है। पाकिस्तान से माइग्रेंट्स और टेररिस्ट कैंप बहुत सारे जे एंड के अंदर आ चुके हैं। ये कैसे होता गया, इतने दिनों में कैसे हुआ बेटा? दो फैमिली थी, एक थी मुफ्ती फैमिली, महबूबा मुफ्ती, और एक थी हमारी अब्दुल्ला फैमिली। बेटा इन्होंने ही जे एंड के पे लगभग 30 से 40 वर्ष क्या किया? रूल किया। 30 से 40 ईयर्स इन लोगों ने ही अल्टरनेट रूल किया सेंट्रल गवर्नमेंट की कांग्रेस के कोएलिशन के साथ। अब इन लोगों ने आर्टिकल 370 का बहुत मिसयूज किया, बहुत फ्रॉड किया। इवन आप ये समझ लो आरबीआई की जो गाइडलाइंस थी ये तक जे एंड के में लागू नहीं होती थी ड्यू टू आर्टिकल 370। लागू तभी होंगी जब इसको वहां की असेंबली पास कर देगी, और वहां की असेंबली तो पास ही नहीं करती थी। वहां की एक चीज बताओ, कोई आदमी अपने आप को चाहता है क्या रिस्ट्रिक्शन में रखना? हमें अगर हम आज़ादी से घूम रहे हैं, हमको घूमना अच्छा लगता है, और हमारे ऊपर आपने रिस्ट्रिक्शन ला के फोर्स कर दिया, तो क्या बच्चे मुझे ये बात अच्छी लगेगी? मैं इसको हजम कर पाऊंगा? बिल्कुल हजम नहीं कर पाऊंगा। तो ये कुछ आर्टिकल नंबर 370 और इससे रिलेटेड फीचर्स थे बेटा। इसी के अंदर एक और आर्टिकल था जिसको बोलते हैं आर्टिकल नंबर 35A। क्या था बेटा? 35A। बेटा जो 35A है ये 1954 में आर्टिकल नंबर 370 में अमेंड करके इसको जोड़ा गया था। बेटा 35A क्या था? बेटा एक चीज बताओ, आज इंडिया में कोई स्टेट ऐसा है जो अपनी सिटीजनशिप के बारे में बता सकता है या ये डिसाइड कर सकता है यही लोग यूपी में रहेंगे और कहीं नहीं रहेंगे? पर बेटा आर्टिकल नंबर 35A से जम्मू एंड कश्मीर की लोकल गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी होती थी, वो ये डिसाइड कर सकता था कि ये ही लोग गवर्नमेंट, मतलब यही लोग यहाँ के सिटीजन कहलाएंगे, यही लोग यहाँ के सिटीजन नहीं कहलाएंगे। और इसी से ये डिसाइड होता था कि कौन लोग वहाँ की प्रॉपर्टी खरीद सकता है, कौन वहाँ की प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। बेटा प्रॉपर्टी का मैटर है वो तो आज इंडिया के कई स्टेट्स हैं, जैसे हम लोग का सिक्किम हो गया, हम लोग का उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया। बेटा इसके जो हिली एरियाज हैं आज भी वहाँ पे ये प्रॉपर्टी वाला तो रूल आज भी वर्क करता है, इसको हम लोग अलग से समझेंगे। पर अब एक चीज बताओ, एक आम इंडिया का एक पर्सन, यूपी का बंदा, एमपी का बंदा छत्तीसगढ़ में जाके लैंड परचेज कर सकता है, बट यूपी का बंदा जे एंड के में लैंड परचेज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको पहले वहां की सिटीजनशिप प्रूफ करनी पड़ेगी और उसके बाद वो ऐसा वहां पे खरीद पाएगा। तो बेटा इस आर्टिकल 335A से वहां की डेमोग्राफी बिगाड़ने का बहुत ज़्यादा काम किया गया। डेमोग्राफी इन द सेंस वहां की पॉपुलेशन में पाकिस्तानियों का बहुत इन्फिल्ट्रेशन हो के उनको वहां की सिटीजनशिप दे के, इंडिया का पासपोर्ट दे के बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया गया। तो मतलब ओवरऑल बोले 2019 के पहले तक आर्टिकल 370 का फुल ऑन मिसयूज करते थे ये दो गवर्नमेंट, अब्दुल्ला गवर्नमेंट और मुफ्ती गवर्नमेंट। अब आर्टिकल 370 हटा कैसे और उसके बाद क्या चेंजेस है और क्या क्या चीजें हैं वो आइए हम लोग समझते हैं। एक चीज और जान लीजिए, क्या जानना है आपको? एक चीज और जानिए बच्चे, आर्टिकल 370 एंड 371 और इसके सारे फीचर्स ये बेटा हम लोग की कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट XXI यानी 21 का हिस्सा है, जो हम लोग को बोलता है टेम्परेरी प्रोविजन।
कौन सा बेटा प्रोविजन? टेम्परेरी प्रोविजन और या स्पेशल प्रोविजन। इसके बारे में ये हम लोग को क्या करता है? बताता है। तो बेटा जो आर्टिकल 370 था वो भी कैसा प्रोविजन था? टेम्परेरी प्रोविजन। बेटा जो प्रोविजन टेम्परेरी है, जो आज है, वो कल हटा दिया जाएगा। आज आर्टिकल 370 को लेके बहुत सारी बातें करी जाती हैं कि आपने कैसे हटा दिया बिना, अभी देखो ना आर्टिकल 370 ये बोलता था कि आप इंडिया के पार्लियामेंट में पास करके हटाओगे और उसके बाद वहाँ की असेंबली पास करेगी तभी पास हटेगा, नहीं तो नहीं हटेगा। अब देखिए इसके अंदर भी एक बहुत ज़्यादा ट्रिक वर्क करती है। देखिए था क्या बच्चे, जब आर्टिकल नंबर 370, आर्टिकल 370 और नेहरू जी, आर्टिकल 370 और नेहरू जी के बीच में जब इंस्ट्रूमेंट, सॉरी आर्टिकल 370 नहीं, ये बोलते हैं हरि सिंह और नेहरू जी के बीच में जब आर्टिकल 378 साइन किया जा रहा था, तो बेटा ये उस समय कॉन्स्टिट्यूशन के टेम्परेरी प्रोविजन के अंदर था। और एक चीज और जान लीजिए, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो बिल जैसे आता है वो वैसे ही हटाया जाता है। आई रिपीट, जो बिल जैसे आता है वो वैसे ही हटाया जाता है। अब देखिए यहां पे एक ट्रिक है क्या, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 1948-49 के आसपास साइन हुई थी और बेटा हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के आया? 26 जनवरी 1950। एक चीज बताओ, क्या आर्टिकल 370 या जम्मू एंड कश्मीर का विशेष दर्जा देने के लिए क्या कोई बिल पार्लियामेंट से पास हुआ था? नहीं हुआ था। मतलब फिर पास कैसे हुआ था? इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। बेटा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का मतलब होता है दो कंट्री के हेड बैठ के उसको साइन कर लेते हैं, तो मतलब इसको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं दी गई थी। तो बेटा जब जो चीज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से लगाई गई है तो वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हटा भी दी जाएगी। तो यही रीजन है आर्टिकल नंबर 370 को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, आज का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद क्या होता है, जब हम लोग के प्रेसिडेंट उसको अपने गैजेट में पब्लिश कर दें, तो आपने अमित शाह जी की वर्डिंग सुनी होगी, जिस दिन प्रेसिडेंट आर्टिकल 370 को अपने गैजेट में प्रस्तुत करते हैं उस दिन से जम्मू एंड कश्मीर के सारे भाग में धारा 370 के सारे प्रावधान को हम खत्म करते हैं। यहीं से आर्टिकल 370 हटा दिया गया। तो एक चीज जान लीजिए, 370 टेम्परेरी था तो हट गया। अगर 370 परमानेंट होता, उसको अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला होता ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है, तब इसको नहीं हटाया जा सकता था। पर ये तो टेम्परेरी प्रोविजन है, ये तो बच्चा कभी भी चेंज किया जा सकता है। क्लियर हो गया? अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि कह दो सर, अभी तो आपने बोला कोई रूल जब J&K में लागू होगा तो वहां की असेंबली से भी पास होगा। तो एक चीज आप जान लीजिए, जब आर्टिकल 370 साइन हुआ था तो उसमें यह बात डिफाइन हो गई थी क्या कि नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल वो J&K में लागू हो सकता है, उसके लिए हमें स्टेट असेंबली से परमिशन नहीं लेनी है। और एक चीज जान लीजिए, जब कभी किसी स्टेट में गवर्नर रूल यानी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो बेटा वहां की असेंबली क्या होती है? सस्पेंड हो जाती है। और उस टाइम पे वहां का वर्क कौन करता है? पार्लियामेंट करता है। तो याद करिए, जब आर्टिकल 370 हटाया जा रहा था तो जम्मू एंड कश्मीर में क्या लगी हुई थी? इमरजेंसी लगी हुई थी। तो देखिए इन्होंने क्या चालाकी करी, ऑफिशियल ऑर्डर को पब्लिश किया, गैजेट में प्रेसिडेंट ने पब्लिश किया कि ऑल द प्रोविजंस ऑफ 370 विल बी रिमूव्ड, 370 हटा दी गई। बट इस बात को सेटिस्फाई करने के लिए J&K की असेंबली थी ही नहीं, तो उसका बिल भी उन्होंने पार्लियामेंट से ही पास करा दिया, तो सारे काम खत्म, आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। 100 की एक बात, अगर ये 370
आज हम लोग की परमानेंट होती तो आज हम लोग की रूलिंग गवर्नमेंट इसको नहीं हटा सकती थी। क्लियर हो गया? तो आप एक चीज जान लीजिए, हम लोग के पार्ट 21 के अंदर जो प्रोविजंस मेंशन है ये सारे टेम्परेरी प्रोविजंस हैं। इसको रूलिंग गवर्नमेंट जब चाहे तब हटा सकती है, जब चाहे इसको दे सकती है। क्लियर हो गया बच्चे सभी को? और जिन राज्यों को विशेष राज्य बोला जाता है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, बेटा वो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन यानी गडगिल फॉर्मूला 1969 में 5th प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बना था उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। क्लियर हो गया? अब आपको आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस, हम लोग का 5th फाइनेंस कमीशन गडगिल फॉर्मूला, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस और स्पेशल प्रोविजन ऑफ स्टेट आर्टिकल 371 टू 371J, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसके डिटेल्स में चलते हैं, क्या क्या इसके बेसिक फीचर्स है, क्या क्या इसके बेसिक पार्ट्स हैं। आइए देखते हैं। देखते हैं पहला पॉइंट, व्हाट इज स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस क्या है? J&K वॉज फॉर्मर इंडियन स्टेट लोकेटेड एट नॉर्दर्न टिप, ये भारत का प्राचीन राज्य नॉर्दर्न टिप पे लगा है। बिफोर इंडिपेंडेंस इट वॉज रूल्ड बाई महाराजा हरि सिंह, अभी हम लोग ने डिस्कस कर लिया। इट शेयर्स बॉर्डर विद अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड चाइना। बेटा ये तीन चीज आप लोग याद कर लो, क्योंकि ये हम लोग के यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस स्टेट्स की इंटरनेशनल बाउंड्रीज इन तीन कंट्रीज से टच कर रही हैं, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे। अगला है ये, इन 1947 अकॉर्डिंग टू माउंटबेटन प्लान, अभी हम लोग ने बात कर ली थी क्या कि J&K क्या था, इंडिपेंडेंट था, ना इसने इंडिया को ज्वाइन किया ना पाकिस्तान को ज्वाइन किया। बट आफ्टर सम टाइम इट साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। बेटा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये ट्रीटी हुई थी बिटवीन नेहरू एंड राजा हरि सिंह, इसके तहत ही J&K को इंडिया से क्या किया गया था, जोड़ा गया था, विच ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस बाय नेहरू मेंशन्ड इन आर्टिकल 370। क्लियर हो गया सभी को? चलते हैं आगे। अगला है व्हाट इज आर्टिकल 370। अब आर्टिकल 370 क्या है? देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल J&K हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने क्या बताया, J&K का एक अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, एक अलग संविधान है। द स्टेट हैज ड्यूअल सिटीजनशिप, ये आता है बेटा आर्टिकल नंबर 35A से आता है ड्यूअल सिटीजनशिप। और द पावर ऑफ स्टेट्स लाइज विद लेजिस्लेचर ऑफ J&K नॉट पार्लियामेंट। मैंने क्या बोला, खाली तीन प्रोविजन को छोड़ के, एक हम लोगों का डिफेंस, क्या बेटा, एक हम लोग का डिफेंस, एक हो गया एक्सटर्नल अफेयर्स और एक हो गया बेटा कम्युनिकेशन। ये रूल J&K पे क्या होते थे, डायरेक्टली अप्लाई होते थे। क्या होते थे? डायरेक्टली अप्लाई। और बाकी रूल्स को पास करने के लिए वहां की असेंबली से बिल को क्या कराना पड़ता था, पास कराना पड़ता था, तभी वहां पे वो बिल लागू किया जाता था। ठीक, देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सेप्ट डिफेंस फॉरेन अफेयर्स द पार्लियामेंट नीड्स असेंबली अप्रूवल बिफोर इम्प्लीमेंटेशन इन J&K। आगे, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन shall have an automatic extension to the state। बेटा ये 5th पॉइंट नंबर से यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं कि आर्टिकल 378 के अंदर ऐसा क्या था और क्या नहीं होता था। एक चीज आपको पता होगा, हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजन दिए हुए हैं। क्या दिए बेटा? इमरजेंसी प्रोविजन आर्टिकल 352, 356 एंड 360। आर्टिकल 352, 356, 360। तो बेटा आर्टिकल नंबर 352 हम लोगों का बोलता है, आर्टिकल नंबर बेटा जो 352 है ये हम लोगों का बोलता है नेशनल इमरजेंसी। क्या बोलता है बेटा? नेशनल इमरजेंसी। बेटा जो नेशनल इमरजेंसी होती है वो दो रीजन से लग सकती है, एक हो सकती है वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन, एक लग सकती है आर्म रेबेलियन, सैन्य विद्रोह। तो यहाँ पे किसकी बात करी गई है? वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन है। अगर मान लीजिए जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट है
जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट है। इंडिया पे चाइना ने हमला कर दिया और इंडिया की गवर्नमेंट ने इमरजेंसी लगा दी। ये मैं बात 1 साल पहले की कर रहा हूँ, अब तो आर्टिकल 370 है ही नहीं। इंडिया में इमरजेंसी लगा दी तो बेटा वो ऑटोमेटिक J&K में एप्लीकेबल रहेगी, उसको वहाँ की असेंबली से पास नहीं कराना पड़ेगा। बेटा इसका एक अलग हम लोग चैप्टर लेके आएंगे इमरजेंसी का, उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर ये आप प्रोविज़न देखते चलिएगा क्या अप्लाई होता था क्या नहीं होता था। तो इमरजेंसी अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के बिहाफ पे लगी है तो वो वहाँ पे अप्लाई नहीं होती थी। आगे, emergency declared on the ground of armed rebellion will not have automatic extension। देखो बेटा एक स्टार बन गया ना। आर्टिकल 352 से इमरजेंसी लगती थी 3 प्रकार की, एक आर्म रेबेलियन, एक हम लोगों का होता था एक्सटर्नल और एक होता था वॉर। तो बेटा इन दोनों से तो लगेगी। अगर इसके तहत आप इमरजेंसी को डिक्लेयर करते हो तो बेटा आपको वहाँ की असेंबली से पास कराना पड़ेगा, नहीं तो आप इमरजेंसी नहीं लगा पाते। तो ये सब देखिए आर्टिकल 370 से J&K इंडिया का होते हुए भी इंडिया का नहीं था ऐसा मालूम पड़ रहा था। आगे देखते हैं। गवर्नर ऑफ द स्टेट विल बी अपॉइंटेड आफ्टर कंसल्टेशन विद CM ऑफ स्टेट। बेटा आपने कभी ऐसा सुना है? इंडिया के अंदर गवर्नर को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट उसको नॉमिनेट करने से पहले उस स्टेट की गवर्नमेंट से कभी नहीं पूछता। अगर ऐसे होता तो आज महाराष्ट्र में गवर्नर वर्सेस CM चल रहा है तो वहाँ के गवर्नर कब के चेंज हो गए होते। तो यानी गवर्नर एक सेंटर की बॉडी है जिसको नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। पर J&K के केस में क्या था, वहाँ के गवर्नर को अपॉइंट भी आप वहाँ की गवर्नमेंट से पूछ के करोगे, अपने मन से नहीं कर सकते। तो मतलब आर्टिकल 370 की वजह से देखिए ना, J&K इंडिया का होते हुए भी इंडिया का नहीं था, सारे फीचर्स अलग अलग थे, इसलिए इसको हटा देना ही बहुत उचित था हमारे और इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। देखते हैं आगे। आर्टिकल 360 कैन नॉट बी इम्पोज्ड। हाँ, आर्टिकल बेटा 360 होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्या होता है बच्चे? फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो अगर इंडिया में आपने फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई, फाइनेंशियल इमरजेंसी के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, यानी इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की सैलरी या तो कम कर दी जा सकती है या तो रोकी जा सकती है। ये फीचर्स लागू ही नहीं होंगे J&K में, तो बताइए वहाँ के सरकारी लोगों की सैलरी रोके नहीं जाएगी जो J&K गवर्नमेंट के अंडर में काम करता था। तो है ना कुछ गड़बड़। देखते हैं आगे। DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट एप्लीकेबल टू J&K। बेटा DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज J&K में लागू ही नहीं होती थी। अब एक बात आती है, क्या ये लागू करी नहीं जा सकती थी? करी जा सकती थी, अगर वहाँ की असेंबली चाहे तो पास कर दे। वहाँ की असेंबली ने कभी पास ही नहीं किया। आपने जम्मू एंड कश्मीर में देखा होगा ना, पाकिस्तान का झंडा लगाए घूम रहे हैं, पाकिस्तान समर्थक बातें करते थे, पाकिस्तान के फेवर में बात करते थे, इंडिया के फ्लैग को जला देते थे। बेटा फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोग के इंडिया में 10 से 11 टाइप्स की ड्यूटीज होती हैं, जिसमें अपने नेशनल फ्लैग, नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना होता है। अगर आप इसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। J&K में फंडामेंटल ड्यूटीज लगती ही नहीं है, तभी वहाँ के लोग झंडा जला देते हैं, पाकिस्तान का सॉन्ग गाते हैं, ये सारी चीज़ करते हैं। और इंडिया की गवर्नमेंट ना चाहते हुए भी इस तरीके से मुंह लटका खड़ी होती थी। क्यों? ड्यू टू आर्टिकल 370। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। प्रेसिडेंट रूल एंड गवर्नर रूल कैन बी इम्पोज्ड फॉर मैक्सिमम 6 मंथ्स। बिल्कुल, प्रेसिडेंट रूल और गवर्नर रूल इम्पोज कर सकते हैं। जब भैया आर्टिकल 370 क्या हुआ था, हटाया गया था, फिर से जब आर्टिकल 370 हटाया गया था तो ऐसे ही हटा दिया गया था, क्योंकि उस समय वहाँ स्टेट में गवर्नर रूल लगा हुआ था। आगे आर्टिकल 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ डू नॉट अप्लाई ऑटोमेटिकली। बेटा आर्टिकल नंबर 22, इसको हम लोग डिटेल में फंडामेंटल राइट्स हम लोग का चैप्टर आएगा 19 से 22 राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे सेपरेट क्लास के अंदर। ठीक, आगे देखते हैं। आर्टिकल 1, 2, 3, 4 कैन नॉट बी अप्लाइड विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर। देखो भैया आ गया ट्रिक।
आर्टिकल 1, 2, 3, 4 तो अभी हम लोग ने पिछली क्लास में पढ़ी थी। आर्टिकल नंबर 1 से क्या होता है, स्टेट की लेंथ बताई जाती है। आर्टिकल नंबर 2 एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, आर्टिकल नंबर 3 काट छाट, और आर्टिकल नंबर 4 2 और 3 के अंदर जो किया गया काम है वो 368 के अंदर नहीं आता। तो बेटा यहाँ पे आर्टिकल 1, 2, 3, 4 लागू हो सकती है पर स्टेट लेजिस्लेचर से पास करके। मतलब अगर हम आर्टिकल 370 ना हटाते तब तक हम J&K की बाउंड्री को ना छोटा कर सकते थे, ना बड़ा कर सकते थे, ना यूटी बना सकते थे। क्यों? ऐसा तभी हो सकता था जब वो बिल पार्लियामेंट के साथ साथ J&K की असेंबली में भी हो। तो सबसे पहले जड़ था ये 370 हटाना, जिसकी वजह से किसी भी काम को 2 बार करना पड़ता था। 370 खत्म तो J&K इज जस्ट लाइक ए नॉर्मल इंडियन स्टेट हो गया, या नॉर्मल यूनियन टेरिटरी हो गया। क्लियर हो गया सभी को? देखते हैं आगे। आर्टिकल 19(1) एंड 31(2) इज स्टिल वर्किंग इन J&K। वेरी गुड। देखिए बेटा, इंडिया में कोई रूल J&K में तभी लगता था जब उसके लिए क्या करना पड़ता था, असेंबली में बिल पास। अगर इंडिया में कोई कानून को खत्म करा गया है तो बेटा J&K में भी खत्म करने के लिए उसको वहां पे बिल पास करना पड़ेगा। तो बेटा आर्टिकल 31(f) में राइट टू प्रॉपर्टीज की बात होती है। हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको खत्म कर दिया, पर ये राइट टू प्रॉपर्टीज J&K में अभी तक वर्क करता था। क्यों? क्योंकि इनको फेवर कर रहा था। कोई भी आर्टिकल लागू करने के लिए बिल पास कराना पड़ेगा। अगर पार्लियामेंट ने हटा दिया तो उसको हटाने के लिए भी बिल पास कराना पड़ेगा। वो अपने फायदे की बात ही करेंगे, वो बिल ही नहीं पास करेंगे, तो जी हटता ही नहीं है। समझ में आया आपको? तो ये सारे कुछ फीचर्स थे। आगे देखते हैं, कुछ बचा है आगे। ये बचा है हाउ आर्टिकल 370 इज रिमूव्ड। अनुच्छेद 370 कैसे हटाया गया, बड़े ध्यान से देखिएगा। आर्टिकल 370 इज प्रेजेंट इन 21st पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच कंप्राइज ऑफ टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन विद रेस्ट टू वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। फ्रॉम हियर स्पेशल स्टेटस ऑफ J&K वॉज गिवन। क्लियर है? ये अभी हम लोग शुरुआत में डिस्कस कर लिया था। It was temporary provision under Article 21st of Constitution, hence it was removed। हमने बोला था ये प्रोविजन टेम्परेरी था इसलिए हटा दिया गया। अगर ये सुप्रीम कोर्ट इसको बोल देता कि नहीं ये बेसिक फीचर है, तब उसको नहीं हटाया जा सकता था। आगे, एट द टाइम ऑफ रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 स्टेट असेंबली वॉज सस्पेंडेड एंड स्टेट वॉज फेसिंग गवर्नर रूल, इसीलिए वो आसानी से क्या हो गया, हटा दिया गया। क्लियर हो गया? तो ये था हम लोगों का बेटा मेन थीम आर्टिकल नंबर 370 से रिलेटेड। पर अभी इसके अंदर एक चीज और देखिए, क्या क्या चेंजेस आ गए जब आर्टिकल 370 हटा दिया गया, तो उसके बाद बच्चे क्या क्या चेंजेस आ गए, थोड़ा ये चेंजेस समझ लेते हैं। इन ब्रीफ, यूटी ऑफ J&K एंड लद्दाख क्या किया गया, जम्मू एंड कश्मीर का 2 पार्ट कर दिया गया, एक J&K कर दिया गया, एक लद्दाख कर दिया गया। क्लियर हो गया? ये इसका एरिया लिखा हुआ है, ये इसकी पॉपुलेशन लिखी हुई है। इसमें क्या लिखा हुआ है, अब आर्टिकल 370 के हटने से नो ड्यूअल सिटीजनशिप, सेंट्रल लॉ कैन डायरेक्टली अप्लाई, नो सेपरेट लॉज फॉर J&K, नो टू फ्लैग्स, इलेक्शन एवरी 5 years, फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 एंड पुलिस विल बी मैनेज बाय सेंटर। ये सारी चीज़ें अभी तक J&K में नहीं होती थी, अब ये सारी चीज़ें J&K में क्या हो गई, होने लग गई। तो बच्चे हम उम्मीद करते हैं कि आर्टिकल 370 वाला प्रोविज़न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वेट करिए हमारी अगली क्लास का। अगली क्लास में हम लोग लेके आते हैं स्पेशल प्रोविज़न ऑफ स्टेट्स कि किन राज्यों को विशेष प्रावधान या स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दिया गया है। उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी। शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।